हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम लोग फुल मॉक टेस्ट 8 का 50 क्वेश्चन इंग्लिश का देखने वाले हैं। और ये पूरा पैटर्न जो आपका पिछला 2 बार से पेपर आ रहा है उसी के तरह है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको पैसेज का भी दिया गया और सेम उसी तरह से पेपर बनाने का कोशिश किया गया है कि जैसा पिछले 2 वर्षों से आ रहा है। ग्रामर पे भी पूरा फोकस किया गया है। अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए और इस ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि आप अपने समय के अनुसार कभी भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी पिछले क्लासेस चले हैं वो सभी आपको हमारा एप्लीकेशन पे उपलब्ध होगा। तो जल्द से जल्द आप हमारा कोर्स से ज़रूर जुड़ें और अभी से जो है आप अपना तैयारी प्रारंभ कर दें। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। यानी जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया है, कथन दिया गया है, इसमें त्रुटि कहाँ है ये चीज़ पता करना है। तो सेंटेंस में त्रुटि के आधार पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब आपको ग्रामर आप पढ़े हैं तो वो नियम पता होंगे, अच्छे से उनका रिवीजन करेंगे तो आपको कमियां पता चल जाएंगी। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या है? द प्रोजेक्ट इज। क्या है? द प्रोजेक्ट इज। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। टफ, द प्रोजेक्ट इज टफ। क्या कह रहा है कि जो कार्य है वह कठिन है। और आई कैंट बी एबल टू कंप्लीट इट बाई मंडे। तो यहाँ पे बाई मंडे का ही प्रयोग होगा और कार्य के लिए इट का प्रयोग किया, ये भी सही है। लेकिन आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं कोई बात कहता हूँ कि मैं एक कार्य कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस जॉब, तो उसके साथ एबल का प्रयोग नहीं होता है। जब आप कैन का प्रयोग कर लिए तो कैन भी जो है आपका क्षमता को ही प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंट का सिर्फ प्रयोग होगा, ए बी एबल टू का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कैंट कंप्लीट इट बाई मंडे। बी एबल टू का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ कैंट रहेगा और मैं इसे सोमवार तक पूरा नहीं कर पाऊंगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। फिर हमें वही चीज़ बताना है, एरर बताना है। इम्प्लाइज वेयर, तो ये आपका प्लूरल है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस, तो बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस होता है। जैसे कोई भत्ता मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, तो वो आपके प्रदर्शन पे मिलता है, वहाँ पे एट का प्रयोग नहीं होगा, एन ऑन का प्रयोग होगा। बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस यानी उनके प्रदर्शन के आधार पर। तो हमारा मिस्टेक कहाँ पे है? ये एट नहीं होगा, ऑन हो जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। आई थिंक समवन हैज़ बीन पिक्ड माई पॉकेट वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। तो यहाँ पे देखिए, एक आपका काम हो चुका है उसके बारे में बता रहा है। तो काम हो चुका है तो हम इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन हैज़ बीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी पिछले समय से काम अभी तक हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो आपको वहाँ पे 2 घंटे से यानी ये काम चल रहा है, तो यहाँ पे तब जो है हैज़ बीन का प्रयोग होता। लेकिन ये आपका क्या हो चुका है? यहाँ पे जो पॉकेट है, ठीक है, माई पॉकेट यानी पर्स जो है चोरी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। आई थिंक, मेरी समझ से, जैसे हम नहीं कहते हैं मेरी समझ से किसी ने मेरा क्या किया, पर्स जो है मेट्रो में यात्रा के दौरान चुरा लिया। वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। तो हमारा गलत क्या है? यहाँ हैज़ बीन नहीं होगा, सिर्फ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड आर कंसिडर्ड एन ऑनर बाय मेनी पीपुल।
तो देखिए ये क्या है, पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड, यानी कि रिपब्लिक डे परेड में भाग लेना। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इसके साथ हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, यानी कि इज का प्रयोग करेंगे। पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड इज कंसिडर्ड एन ऑनर बाय मैनी पीपल। कई लोग सोचेंगे एन, एच के पहले एन का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे ऑनर का, तो एक स्वर के साथ शुरुआत होगा। तो यहाँ पे एन का प्रयोग सही है, लेकिन यहाँ पे गलत क्या है, आर नहीं होगा, इज होगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई, देखिए कीप एन आई ऑन समथिंग होता है, किसी चीज़ पे नज़र रखना, जैसे ताकि चोरी ना हो या किसी पे निगाह जमाए रखने को क्या कहते हैं, कीप एन आई ऑन समथिंग, आई ऑन समथिंग। तो ए इन का प्रयोग गलत है। गोइंग ऑन अराउंड, यानी कि जो गार्ड हैं कॉलोनी के हमेशा नज़र बनाए रखते हैं जो उनके चारों ओर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन नहीं होगा, आन का प्रयोग होगा। अब हमें यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले क्या है हमारा, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है आपका, किसी कला में क्या निपुण व्यक्ति, क्या कोई कला है, कोई विशेष तरह का ज्ञान है, उसमें क्या है वह निपुण है, यानी कि उसका अच्छे से नॉलेज है उसके पास। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारा जो है फ्यूचर रोजगार ऐप जरूर इंस्टॉल करें। वहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा और उस कोर्स में जो है 3 कोर्स दिखेंगे, 2021 का, 2022-23 का और 22-23-24 का। वहाँ पे हर कोर्स में जो है आपको ये मॉक टेस्ट भी मिलते रहेंगे। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का अर्थ हो जाएगा आपका उचित, क्या उचित, पर्टिनेंट मीन्स उचित। एमिनेंट, एमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध, और इमिनेंट इसका अर्थ होता है आपका करीब, यानी कि पास में। तो क्या हो जाएगा हमारा सही भराएगा क्या, शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द एमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो शेखर गुप्ता हैं एक प्रसिद्ध जो है भारत के पत्रकार हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो यह ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा क्या चीज़ समझने में, कई तरह के कम्युनिकेशन जो है। तो किसको हेल्प करेगा, पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स का अर्थ होता है प्रतिभागी, पार्टिसिपेंट्स मीन्स प्रतिभागी। क्रिटिक्स मीन्स हो जाएगा आलोचक, आलोचक। ट्रेनर मीन्स हो जाएगा प्रशिक्षक, प्रशिक्षक। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हो जाएगा आयोजक। तो ये किसको फायदा करेगा, जैसे जो वहाँ पे भाग लिया है, क्या जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो जो उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को नॉलेज मिलेगा। जैसे जो इस वीडियो को देख रहा है वही इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स will help the participants understand the different method of communication। अगला है you are ... responsible for this condition। जैसे हम लोग कभी कभी नहीं कहते हैं कि आप अपने हालत के जिम्मेदार खुद ही हो, क्या आप अपने हालत के जिम्मेदार खुद ही हो। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका इम्फेटिक प्रोनाउन योर सेल्फ का प्रयोग होगा, क्या यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन,
आप इस स्थिति के आप ही जिम्मेदार हैं। यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना है आपको कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग उचित होगा। तो टायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। क्या? टायर्ड के साथ ऑफ का। आई एम टायर्ड ऑफ रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं मैं आपको बार बार एक ही काम के लिए कह के थक गया, या यहाँ पे कहने का मतलब है मैं आपको बार बार रूम साफ करने के लिए कह के थक गया। अगला, माई एम्प्लॉयर्स डॉट 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 माई सैलरी लास्ट ईयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपको रोजगार दिया है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। तो मेरे एम्प्लॉयर ने क्या किया है? लास्ट ईयर की बात कर रहा है, यानी पिछले वर्ष का। तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? माई एम्प्लॉयर्स रेज्ड, क्या? रेज्ड माई सैलरी लास्ट ईयर। राइज मीन्स क्या होता है? उगना, जैसे सूर्य उगता है। तो राइज, रोज, राइजेन। क्या है इसका तीनों फॉर्म? राइज, रोज, राइजेन। और रेज, रेज मीन्स होता है जैसे किसी मुद्दे को उठाना। ठीक है, किसी मुद्दे को उठाना, मुर्दा नहीं बोल रहे हैं, मुद्दा। जैसे मान लीजिए कहा जाता है रेज योर हैंड, यानी जिस किसी को अपना बात कहना हो अपना हाथ उठाएं, तो वहाँ पर रेज का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कोई मुद्दा जब किसी संस्था के सामने, जैसे WHO के सामने अगर मान लीजिए कोई मेडिकल का मुद्दा उठाया गया, ठीक है, और वृद्धि करना भी होता है, जैसे किसी का सैलरी बढ़ाया गया यानी रेज किया गया, तो यहाँ पे भी रेज का प्रयोग होगा। तो रेज, रेज्ड, रेज्ड, तीन फॉर्म इसके कौन कौन से हैं? रेज, रेज्ड, रेज्ड। In the following question, out of the 4 alternatives, choose the word which is similar in meaning to the given word and click